हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। BEGC 134 का हम आज क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है रीडिंग द नोवेल। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले जो नोट लिखा होता है उसको पढ़ लेना है। दिस पेपर इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शंस ABC। अटैम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है एंड यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पोर्शन। ठीक है, A और B C तीनों में से क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ A पार्ट में से सारे कर दिए या B में से सारे कर दिए और तुम सोचो कि मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, तीनों पार्ट में से एक आपको क्वेश्चन करने हैं, मतलब तीनों पार्ट कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग द नोवेल। देखो, ये जो पेपर है ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि एक तो ये बड़ा पेपर है, ऊपर से जो नोवेल जो आपके आएंगे उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी ही। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हैं और जो हमेशा रिपीट हुए हैं कि उनमें से तो आने ही हैं, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ आगे। सो वीडियो को ध्यान से देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ आपको। राइट शॉर्ट नोट्स, जो सेक्शन A से है उसमें शॉर्ट नोट्स आएंगे। ठीक है, एनी 4 करने हैं आपको, 5 नंबर का है, 20 मार्क्स के आपके टोटल हो जाएंगे। तो पहला सेक्शन में सिर्फ शॉर्ट नोट्स आएंगे, तो शॉर्ट नोट्स अभी मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं सीधा सेक्शन B पर जाऊँगी, जिसमें से कि आपको बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जो आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स जो है वो मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर आए हुए हैं मैं वही आपको रिपीट हो जाए। शॉर्ट नोट्स में से कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो हम इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, हम सीधा पोर्शन B पे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आपको 150 से लेकर 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब 2 होंगे, 10 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले। तो इसी सीरीज़ में ये जो सेक्शन B के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा आपका राइट अ कमेंट्री ऑन सॉन्ग्स इन द नॉवल पराजा। जो सॉन्ग्स थे इस नॉवल में, जो पराजा नॉवल है, उस पर एक आपको कमेंट्स करने हैं, मतलब बताना है कि उन सॉन्ग्स की क्या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज सॉन्ग्स एंड व्हाई दोज वर इंक्लूडेड इन पराजा नॉवल। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखो, इंट्रोडक्शन ज़रूर देना कि इन गोपीनाथ मोहंते, जो पराजा था वो किन्होंने लिखा था? गोपीनाथ मोहंते। ठीक है, मोन्यूमेंटल नॉवल पराजा। सॉन्ग्स सर्व एज द रिदमेटिक सोल ऑफ ट्राइबल लाइफ रादर दैन मेयर डेकोरेटिव एडिशन। ठीक है, ट्राइबल लाइफ के ऊपर ये सॉन्ग्स बनाए गए थे। एंड दीज सॉन्ग्स फंक्शंस एज अ कलेक्टिव कंसाइसनेस, प्रोवाइडिंग अ poignant poetic contrast to the grim realities of exploitation, usury, usury and land loss suffered by the protagonist Sukrujani और his children। ठीक है, इतना सा आपको यू हैव टू टेल दिस इंट्रोडक्शन। देन हम एक पॉइंट वाइज इसमें बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे द इमोशनल एंड कल्चरल कोर। सो दीज सॉन्ग्स, द सॉन्ग्स इन द नोवेल आर नॉट आइसोलेटेड एस्थेटिक एक्सप्रेशंस, दे आर डीपली इंटरट्विन्ड विद द डेली एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ डेली एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है। एंड रिचुअल्स, rituals and seasonal cycles of Paraja people. They act as a social glue that bonds the community together during communal dances and by incorporating diverse type of lyrical expressions such as love songs, ritual chants, मतलब जो मंत्र होते हैं ना वो, और वर्क सॉन्ग्स। ओके, सो द जो ऑथर हैं, द ऑथर ही
trying to establish the tribe's intimate organic relationship with the forest and changing season. ठीक है, जंगल के बारे में और जो चेंजिंग सीज़न था, किस तरह से सीज़न चेंज हो रहे थे, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये जो इमोशनल और कल्चरल कोर के ऊपर उन्होंने ये जो गाने थे वो यहाँ पर लिखे गए थे, सॉन्ग्स. सेकंड है A Refuge from Oppression. While the central narrative outlines a tragic modern struggle over scarce resources and debt, ठीक है, डेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है, डेप्ट बॉन्डेज, जो बंधुआ मजदूर थे ना, उसकी बात हो रही है. द म्यूजिक ऑपरेट्स एज अ स्पेस ऑफ अनकरप्टेड फ्रीडम. When the character faces the crushing weight of the साहूकार's greed, the singing जो singing है, जो song है, the singing represents an emotional sanctuary. It is their primary medium to communicate not only with each other but also with their ancestors and the surrounding wildlands. So, a refuge from oppression. कि ये जो सॉन्ग थे वो किस तरह से उनको किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट भी कर रहे थे. देन थर्ड पॉइंट हमारा द चैलेंजेस. द चैलेंज ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, बिकॉज दीज फोक सॉन्ग्स आर स्पॉन्टेनियस अनएजुकेटेड ट्राइबल कॉम्पोजिशंस. जो लोग थे वो अनएजुकेटेड थे और जो ये सॉन्ग बनाए गए थे उस टाइम, ये कुछ सोची समझी वो नहीं थी, वो कुछ यू कैन से दैट इट वाज नॉट अ प्लान्ड, ठीक है, टू मेकिंग सॉन्ग्स. सो दिस फोक सॉन्ग्स आर स्पॉन्टेनियस एंड अनएजुकेटेड ट्राइबल कॉम्पोजिशंस. देयर एसेंस, जो इन सॉन्ग्स में जो एसेंस था, इज़ डीपली embedded in the specific cadence and dialect of the region. मोहंती जो है, he deliberately leaves several original incantations unexplained. This linguistic choice highlights a challenge noted by literary critics when translated from Odia to English. Much of the raw rhythms and sonorous expression and intensity of the music is lost. So these songs demand to be experienced as sound and emotions. Sound plus emotions. ठीक है, before they are intellectually understood. Got it? फोर्थ पॉइंट हम बनाएंगे a symbol of resilience. Ultimately होता क्या है कि these songs elevate the novel from a straightforward sociological record ठीक है, of किनका, tribal exploitation, to a profoundly lyrical text. They underscore the resilience of the Paraja culture, providing that despite systematic or marginalization and socio-economic tragedy, their spirit of existence, celebration and hope remains unbroken. Okay? इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना. कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि अल्टीमेटली मोहंते uses these songs to humanize the tribal subjects and moving beyond the stereotype of the primitive to reveal a sophisticated emotional world. These songs encapsulate the Paraja philosophy of living in the present and finding harmony with the natural cycle. And by weaving these traditional melodies into the text, the author also ensures that the readers
hears the authentic voice of the tribes. The silence that eventually falls upon the family at the end of the novel is made more uh, devastating because of the reader has previously experienced the richness of their musical heritage, making the songs a powerful symbol of a culture under siege. बस इतना सा लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि है डिस्क्राइब द कल्चरल फैब्रिक ऑफ ईबो। ये ईबो है, यहाँ पे आप ये इग्बो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इग्बो सोसाइटी एज डिपिक्टेड इन द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। एक मैं बात आपको फोर्सफुली कहना चाहूँगी कि ये जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको जितना तुम अच्छे से पढ़ के जा सकते हो तैयारी कर लेना, क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी आते हैं इसमें से। ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ से ना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है एक ही पेपर में लगभग पूछे जाते हैं, ओके। सो मैं इसमें से जितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मैं वो करा दूँगी आपको इसी वीडियो में। सो कहने वाली बात है कि 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो थिंग्स फॉल अपार्ट को अच्छे से करके जाना, ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जो इसके जो राइटर हैं शिनुआ एचेबे, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट। सोसाइटी इज डिपिक्टेड एज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिपिक्ट की गई है यहाँ पे, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड डीपली स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन विद अ सोफिस्टिकेटेड जुडिशियल सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल फाउंडेशन, ठीक है। सो द कल्चरल फैब्रिक balances a rigid communal tradition with the pursuit of individual prestige, ultimately fraying under the weight of European colonization। इतना सा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम एक एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ओरेकल, इसमें आपको लिखना है कि रिलीजन इज़ हैविली इंटीग्रेटेड इनटू daily life, okay। the Igbo believe in a supreme creator, जिसको वो क्या बुलाते थे, Shukwo, alongside a pantheon of personal gods, ancestral spirits and an earth goddess Annie, who governs morality। Major life decisions और जो disputes थे are subject to the decrees of the oracle of the hills and the caves, ओके। तो हिल्स और केव्स के लिए जो स्पिरिचुअली वो लोग क्या सोचते थे उसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट है हमारा सोशल एंड जुडिशियल ऑर्डर। गवर्नेंस जो थी वहाँ की, जो इग्बो सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, तो गवर्नेंस इज़ हाईली डेमोक्रेटिक येट स्ट्रक्चर्ड। डेमोक्रेटिक भी थी और स्ट्रक्चर्ड थी, ठीक है। एंड द इग्बो मास्क्ड एंसेस्ट्रल स्पिरिट एम्बेडेड बाय कम्युनिटी एल्डर्स serves as judges to solve conflicts, acting as a system of checks and balances that binds the clan together। बस इतना सा लिख देना। थर्ड है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। द सोसाइटी इज डीपली एग्रेरियन विद wealth, status and masculinity measured by man's ability, ठीक है, man's ability to provide yams, the king of crops, ठीक है, the king of crops बोलते थे इसको, the
breaking of crops. Seasonal rituals such as the festival of the new yam celebrates the earth and ancestor spirit. तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल में क्या इंपॉर्टेंस थी, इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज किया हुआ था, उसके बारे में आपको बता देना है. फोर्थ पॉइंट है हमारा ओरल ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़. कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन प्रोवर्ब्स, फोक सॉन्ग्स, ठीक है, फोक टेल्स एंड रिच oratory which the Igbo considers a high art form. इनको क्या करते थे, वो कंसिडर करते थे हाई आर्ट फॉर्म. ठीक है. These devices are used to impact wisdom, resolve arguments and show respect. ओके. फिफ्थ है हमारा जेंडर रोल्स एंड प्रेस्टीज. जेंडर से क्या रोल था, मेल फीमेल का, और उनकी प्रेस्टीज के बारे में. सो द कल्चर जो था वो स्ट्रॉन्गली पेट्राइशियल था. ठीक है. मैन जो है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी. मैन डेमोन्स्ट्रेट देयर वर्थ थ्रू फिजिकल पावर्स, इंटरट्राइबल वॉर्स एंड टेकिंग मल्टीपल वाइफ्स. ओके, कई वाइफ्स होती थी उनकी. हाउएवर द सोसाइटी ऑल्सो वैल्यूज़ फेमिनिटी. मतलब इन चीज़ों के बावजूद भी कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी था और उनको जो मैन थे उनको दे नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर वर्थ थ्रू फिजिकल पावर्स, इंटरट्राइबल वॉर्स और टेकिंग मल्टीपल वाइफ्स. फिर भी सोसाइटी ऑल्सो वैल्यूज़ फेमिनिटी and represented by male or female crimes and the belief that a man's mother is supreme. Okay, वो इस तरह से वो लोग मेल फीमेल जो जेंडर था उसके बारे में सोचते थे. देन इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे. कंक्लूजन में आपको लिखना है कि this novel offers a deeper breakdown of Igbo culture in Things Fall Apart, while जो अगर हम बात करें इग्बो सोसाइटी के बारे में तो जो डिटेल्स हैं, द क्लैश बिटवीन इग्बो रिलीजन एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के बारे में, मिशनरीज के बारे में आप लिख देंगे. एंड दिस नॉवल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश डिसमेंटल द लोकल जुडिशियल सिस्टम और एग्जामिन द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑन होमो. सो इतना सा आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो हमेशा आता है नॉवल द अवेकनिंग से. ठीक है, द अवेकनिंग. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आएगा क्रिटिकली एनालिस द एंडिंग ऑफ द अवेकनिंग. ठीक है, अवेकनिंग पे ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है. ओके, सो इसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि इसके जो राइटर हैं केट चॉपिन्स. सो इनका जो ये है द अवेकनिंग दैट सीज अ प्रोटोगोनिस्ट एडना पोंटलेयर स्ट्रिप नेकेड ऑन द बीच एट ग्रैंड आइलैंड and swim out into the sea until she is completely exhausted, presumably to her death. बस इतना सा हम लिख देंगे. इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेते हैं कि जो क्लाइमैक्स है यहाँ पे, जो एंडिंग की हम बात कर रहे हैं. सो द क्लाइमैक्स एक्ट्स एज ए कॉम्प्लेक्स focal point for different scholars' interpretations depending on the critical lens applied. The ending operates simultaneously as a moment of triumph and a tragic defeat or a naturalistic inevitability. Okay, first point हम लिखेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से. अगर हम इस नावल को देखें तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि फ्रॉम अ फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट
दिस एंडिंग रिप्रेजेंट्स अ वुमन्स फाइनल रिफ्यूज़ल, अ वुमन का जो फाइनल रिफ्यूज़ल था, ठीक है, रिफ्यूज़ल to be confined by the patriarchal structures of the 19th century. Edna's transition from a submissive wife and mother to an independent woman leads her to an inescapable crossroad: submit to societal norms or forge her own path. ओके, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द रिटर्न टू द सी, ठीक है. सो बाय वॉकिंग इन टू द सी एडना शेड्स हर क्लोथ्स, अ पावरफुल रिजेक्शन ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड रोल्स. जब एडना वॉज गोइंग टू द सी टू स्विम, तो जब व्हेन ही शेड्स हर क्लोथ्स, मतलब जब वो कपड़े वहाँ पर उतारती है, तो दैट शोज़ द रिजेक्शन ऑफ द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. मतलब वो एक तरह से जो समाज के जो उम्मीदें थी उससे, जो एक पुरुष प्रधान समाज की जो उम्मीदें होती है ना फीमेल से, तो जब वो वहाँ पर क्लोथ्स उतार रही होती है, क्लोथ्स शेड्स कर रही होती है, इसका मतलब होता है कि वो सारे के सारे जितने भी एक सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं जो मैंस ने बनाई होती हैं औरतों के लिए, उनको वो रिजेक्ट कर रही होती है. इट्स अ सिंबल ऑफ रिजेक्शन कि मैं जो भी रूल्स नॉर्म्स तुमने बनाए हैं टू डोमिनेट फीमेल्स, आई एम गोना रिजेक्ट देम. ठीक है. बी है द बर्ड इमेजरी. सॉरी फॉर राइटिंग, स्क्रीन पे थोड़ा सा पेन अजीब सा चलता है, बट प्लीज़ कोऑपरेट. या द बर्ड इमेजरी. अर्लियर इन द नॉवल जो मैडम रेयस हैं, शी टेल्स एडना दैट अ बर्ड नीडिड स्ट्रॉन्ग विंग्स. यहाँ भी वही बात आ जाती है, ठीक है, रिजेक्शन वाली बात. स्ट्रॉन्गनेस टू सोर अबाउट द ट्रेडिशन एंड प्रेजुडिस. Edna's eventual exhaustion and drawing is foreshadowed by the broken wings bird falling to the water, which can be read as a tragic consequences of defying systematic entrapment. Okay, the bird imagery, इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. Then second point है the ambiguity of intention. Chopin keeps Edna's exact motives obscure, which prevents the ending from being a simple didactic moral or about suicide. ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको पूरा डिटेल में नहीं बताते हैं, फ्रॉम एंडिंग के लिए सिंपल ही रखते हैं. सो इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ए बनाएंगे ट्रांसेंडेंट फ्रीडम. जो ओशन है यहाँ पर, द ओशन, उसको फ्रेम किया गया है एज ए सेडिक्टिव फोर्स दैट प्रोवाइड oasis of solitude. Some critics view her swim as a transcendental embrace of her true self and prioritizing spiritual liberation over a miserable compromised existence. मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो इन्होंने जहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है कि उसको एक जो ओशन है उसको एक सेडिक्टिव, एक मोहक शक्ति के रूप में जैसे बताया गया है, तो इसमें यहाँ एक जो एडना की जो एक लाइफ थी जिसमें उसको एक दयनीय और एक कॉम्प्रोमाइज्ड जो उसका एक अस्तित्व था, उस पर एक उस चीज़ से मुक्त होना, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है. वाई हर स्विमिंग. ओके, इसी में पॉइंट बी लिखेंगे हम नेचुरलिस्ट. डिफीट.
Alternatively, her exhaustion and the realization that the water was too warm. The water was too warm. This thing suggests a naturalistic interpretation. ठीक है, एक naturalistic interpretation की यहाँ पर बात हो रही है. She may have simply overestimated her strength in a moment of emotional desperation and making her death a literal realization of her own isolation rather than a premeditated escape plan. थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे यहाँ पर the socio-historical context, no place in the world. The tragic weight of the novel's conclusion highlights the sheer lack of space for an independent female identity. फीमेल आइडेंटिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि फीमेल आइडेंटिटी के लिए कोई जगह नहीं थी. यहाँ पर 1899 की बात हो रही है. एडना फाइंड्स दैट ट्रू सेक्सुअल और आर्टिस्टिक फ्रीडम कैनॉट coexist with the motherhood and rigid 19th century societal customs. Her death underscores the profound societal stagnation of the era, going against the deeply ingrained patriarchal expectations of a Creole housewives was in essence a death sentences. देन हम बात करेंगे यहाँ पर कंक्लूज़न की. कंक्लूज़न में आप लिख सकते हैं कि a deeper dive into the thematic concepts and critical debate surrounding the female. Also, you can compare this ending to other words into the 19th century, or is there a specific symbol such as the sea, her rings and the pigeon house. ठीक है. सो यहाँ पर आप ये जो जितने भी पॉइंट्स बनाए गए हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख देंगे तो आपका जो कंक्लूजन है वो कंप्लीट हो जाएगा. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि थिंग्स फॉल अपार्ट से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट. जो टाइटल दिया है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन कि द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट signifies the devastating collapse of traditional Igbo society and culture. ठीक है. And the personal downfall of the protagonist Okonkwo, the European colonizers disrupt their society. बस इतना सा लिख देना है आपने. इसके बाद हम पॉइंट्स लिखेंगे जो सिग्निफिकेंस इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम द टाइटल अ लिटरेरी अल्यूजन. जो इसमें जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ क्या है, थिंग्स फॉल अपार्ट. द थिंग्स फॉल अपार्ट. ये जो फ्रेज़ है that is taken from the poem The Second Coming. The Second Coming ये पोएम का नाम है जहाँ से ये जो लाइंस हैं, फ्रेज़ जो है ये लिया गया है. और जो राइटर हैं वो हैं W.B. Yeats. ओके. Which Achebe quotes more extensively in the epigraph. Achebe literary allusion to Yeats poem might deeper or extend by comparison and or contrast the meanings of Achebe's title and his novel. The beginning 4 lines of the poem as you read that turning and turning in the widening gear, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. ये जो लाइन्स हैं ये आपने पढ़ी होंगी. सो इसमें थिंग्स फॉल अपार्ट कैन बी सैड व्हेन समथिंग वी बिलीव्ड वुड लास्ट फॉर एवर एंड कम्स टू एन एंड. ठीक है. सो द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट रेफर्स to the fact that without proper balance things do fall apart. The notion of
balance in the novel is an important theme throughout the book, beginning with the excerpt from Yeast poem. The concept of balance is stressed as important, for without balance, order is lost. In the novel, there is a system of balance which the Igbo culture seems, but at the end of the novel, the society people cannot listen the leader. So a chaotic situation is क्रिएटेड. ठीक है, तो यहाँ पर जो जो टाइटल है उसका जो लिटरेरी एलुजन हुआ है उसके बारे में हम बात कर लिए. यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, जो ओकोंक्वो थे उनकी हिज लाइफ फॉल्स अपार्ट. एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल वी सी दैट ओकोंक्वो एज अ प्रोस्पेरियस लीडर ऑफ द इग्बो पीपल, है ना. But the novel ends with his tragic end. Thus, we can say that the novel Things Fall Apart depicts how Okonkwo's life falls apart. Okonkwo is definitely a man of importance of his society. He is a well-known person throughout the 9 villages and beyond. He is a warrior and a wrestler who gains respect throughout his athletics. He is a fierce free individual. He has lost one fight for any battle for his for his people of the village. His love for the people of his village. He is also respected because of his wealth. So थोड़ा सा इसमें उनकी लाइफ के बारे में और आप बता देना कि ओकोंक्वो's life first begins to fall apart when he kills Ikengfuna, a prisoner who stayed at Okonkwo's home. Or the Okonkwo considers as one of his own sons. It has been decided from the oracle that Ikemfuna will be killed. So ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं यहाँ पर. Another significance in incidents where Okonkwo's life falls apart was when he was thrown out of the clan for 7 years. From this event, one can see that Okonkwo's hopes and dreams have begun to fall apart. His hopes of being a rich and popular individual had drifted away with this disturbing incidents. तो इस तरह से आप इनके बारे में लिख देंगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट है इग्बो सोसाइटी फॉल अपार्ट. अभी तक तो हमने ओकोंक्वो के बारे में बात करी है, अब इग्बो सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक ओकोंक्वो's, his Igbo society also fall apart. In the first part of the book, we see a socially, politically, ठीक है, and religiously things fall apart. ठीक है. Igbo society, but this organic society becomes divided and virtually loses all energy at the end of the book. Thus, the novel documents the falling apart of the Igbo tribe due to its own brutal rules, as well as the coming of the Christian missionaries and the rule of the English government. Okay, तो इंग्लिश दो इग्बो सोसाइटी का फॉल अपार्ट कैसे हुआ था वो आप लिख देंगे यहाँ पर. सोसाइटी इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग अपार्ट. तो जब आप नॉवल को पढ़ते हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक वी सी दैट द इग्बो पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन देयर ट्रेडिशनल रिलीजन. ठीक है. द रिलीजन ऑफ द इग्बो कंसिस्टेड इन द बिलीफ दैट देयर इज अ suspense god, okay, the creator of the universe and the lesser gods. The supreme god was called Chukwu. The other gods were made by Chukwu to act his messengers so that people could approach him through them. People made sacrifices to the smaller gods, but when they failed, the people turned to Chukwu. Ancestors worship was also an equally important
feature of the religion of the Igbo people. They were men, superstitious ideas related with their uh, religious belief, and they believed in evil spirits. evil spirits की भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, जो बुरी आत्माएं होती हैं उसके बारे में बताया गया है. एंड ओरेकल्स, one of the such oracles is responsible for Okonkwo's sacrifice of Ikemefuna. This incident जो underline करता है the superstitious brutality of traditional Igbo society. We also find the brutality, injustice and the inhuman activities in some other rituals or rules, such as people who are affected by some severe disease आर कैरिड ऑन द एविल फॉरेस्ट. मतलब जो लोग बीमार होते थे बहुत ज़्यादा, जिनको बीमारियाँ होती थी, गंभीर बीमारियाँ, तो उनको एविल फॉरेस्ट ले जाया जाता था. ठीक है, इस तरह से ये लोग, मतलब उनका एक तरीका था जस्ट आफ्टर देयर बर्थ. तो द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ सच ब्रुटैलिटी इज़ व्हेन द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड विद दीज रूल्स, सच एज इनमें से एक थे नोवाय, the mother of 3 twin babies. She get the opportunity to change their religion. They do it and the society ultimately fall apart. इसके बाद encounters the colonial masters and fall apart. Prior to the coming of the white, the political life of the Igbo people was also very organic and strong. They were very loyal to their political leaders. After the entrance of colonial masters, the colonial religion mostly replaces the traditional religion. When the white man arrives, however, they ignore the Igbo's values and tries to enforce their own beliefs and religious practices. कहाँ पर? To the Igbo people. Missionaries would convince these tribesmen that their tribe worshipped false gods and that its false gods did not have the ability to punish them if they choose to join the mission. Like many others, Okonkwo's son Nwoy is also affected by the colonial religion. ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे. कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि द नॉवल कंक्लूड्स विद द एंड ऑफ द Igbo society and the death of the hero. In the face of the chaos caused by the incursion of Christianity, Okonkwo becomes a murderer and then hangs himself. His world has literally fallen apart, and it symbolically represents that Igbo society has fallen apart. Thus, we can say the title of the novel, Things Fall Apart, denotes its theme appropriately. Okay. Next is, can the subaltern speak? Discuss in detail with the help of the novel पराजा. देखो पराजा से फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है. सो हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम. इंट्रो में लिखेंगे कि इन हर फाउंडेशनल पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट कैन द सबल्टन स्पीक्स. थियरिस्ट कौन है यहाँ पर? गायत्री चक्रवर्ती. ठीक है. Spivak argue that the poorest and the most marginalized members of society, the subaltern, cannot autonomously articulate their own agency. Their voices are continually silenced, misinterpreted or appropriated by dominant or hegemonic discourses. Okay? चलिए पॉइंट लिखते हैं हम, फटाफट से कर लेते हैं. Spivak's core argument. Spivak's primarily premise is not that the subaltern lack the physical ability to speak, but that there is no space within dominant society या फिर dominant systems of power. Knowledge, language,
ठीक है, where their speech can be heard and recognized on their own terms. So the subaltern's voice की जो यहाँ पर बात हो रही है is effectively lost in translation when filtered through the structures of the state, academia or colonizers. The erasure of orality and legal literacy. Spivak asserts that subalterns are fundamentally excluded from dominant truth-making apparatuses. In Paraja Sukru जो हैं Sukrujani clears a patch of forest for agriculture based on a verbal permission from the forest guard. अब यहाँ पर ट्राइबल कल्चर के बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे हम कि इन ट्राइबल कल्चर द स्पोकन वर्ड इज स्केयर्ड बट विद इन द कॉलोनियल और ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क इट होल्ड्स ज़ीरो वैलिडिटी. सुक्रू जो है ही इज सब्सिक्वेंटली ट्रैप्ड बाय अ फैब्रिकेटेड लीगल वेब ऑफ लोन्स, ठीक है, लोन्स एंड फोर्स्ड लेबर जिसको बोलते हैं गोटी. Because he cannot understand the colonizer's written law, his reality is surpassed by those who controls the narrative. Okay, तो इस तरह से यहाँ पर उनके बारे में हम बता देंगे. थर्ड लिखेंगे हम can the mediation of subaltern woman. Spivak specifically highlights the subaltern woman as being doubtfully marginalized by patriarchy and colonial or elite discourses. In Paraja, the female characters such as Sukru's daughter Jili की बात कर लेते हैं. She faces intense sexual exploitation by the forest guard and the moneylenders. Their voices and bodies are entirely appropriated by the patriarchal and capitalist elite. Their lived realities are swallowed by the dominant power structure, leaving them with no autonomous public voice. तो यहाँ पर जो वुमेंस हैं उनकी कंडीशन के बारे में बता देना है. नेक्स्ट हम लिखेंगे कैन द सबाल्टर्न स्पीक इन पराजा. इन पराजा. So the climax of the Paraja जो है that is powerfully reflects Spivak's assertion that subaltern resistance is often ignored or can only be articulated through violent bodily action rather than rational political discourses. After continuous exploitation, manipulation in the courts and the loss of their dignity, Sukrujani का जो बेटा है सुक्रुजानी सन हैक्स द प्राइमरी ऑप्रेसर. कौन है वो? द साहूकार. द साहूकार's डेथ. सो दिस वायलेंट represents that represents a raw or visceral hidden transcript of subaltern anger described by political scientist James C. Scott. According to Spivak, while the subaltern can act violently to convey their misery, this act of speaking is structurally framed by the dominant class as a criminal act. Okay, so इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे और अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पर. सो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लुकिंग एट पराजा थ्रू द लेंस ऑफ स्पिवक्स थियरी, द पराजा आर साइलेंस्ड विद इन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर टाइम एंड एनी अटेम्प्ट टू स्पीक is either completely obscured by the bureaucratic translation or framed in a way that further delegitimize them and the elite legal
and administrative approach interprets their rebellion solely through the lens of criminality, further silencing their underlying socio-political grievances. यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक.